नमस्कार बच्चों। अभी तक हम लोगों ने जाना कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, प्लस आर क्या होता है, माइनस आर क्या होता है, इन सब के बारे में जान चुके हैं। हाइपर कंजुगेशन के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया। हाइपर कंजुगेशन भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। अब तीनों फैक्टर को समझने के बाद एक फैक्टर जो कि टेम्परोरी है, इसका नाम इलेक्ट्रोमेरिक फैक्टर है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, इसको भी जान जाइए कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। देखिएगा, इट इज अ temporary effect which arise on demand of reagent की डिमांड पे अराइज होता है। ये भी दो टाइप का होता है। इट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला प्लस ई इफेक्ट, टेम्परोरी है पर दो तरह का है। प्लस ई इफेक्ट अराइज ड्यू टू अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से अराइज होता है। जैसे C डबल बॉन्ड C H2 है, मान लो H2 है, ठीक है। और यहाँ पर आपने H प्लस का अटैक करा दिया। H प्लस क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल है। जब तक ये अकेला था तब तक कोई इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इस पर नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल आया इस पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगना चालू हुआ। ये बॉन्ड ऐसे टूटा और इसका अटैक इसके ऊपर हुआ और इसने बनाया CH2 प्लस CH3। अब ये जो पूरा प्रोसेस है इसको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, वैसे तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, लेकिन इसको इफेक्ट के नाम पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोला जाता है। मतलब जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो उसको प्लस ई बोला जाएगा, माइनस ई इफेक्ट। अराइज ड्यू टू अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अराइज ड्यू टू अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि आपके पास ऐसे एक है और आपने यहाँ पर Cn माइनस ले लिया। Cn माइनस क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है। अभी आपको ये लग रहा होगा कि सर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अभी हम ठीक से जानते नहीं है। बेशक नहीं जानते, मैंने बताया ही नहीं है आपको। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के बारे में अभी आप नहीं जानते। ये तो इस इफेक्ट को बताने के लिए कि भाई टेम्प्रोरी इफेक्ट है, बता के ख़त्म किया जाए, तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल टर्म लेकर आ गए, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल वो होगा जो पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल वो होगा जो नेगेटिव चार्ज पर अटैक करेगा। बस इतनी सी बात है। तो इसका अटैक अब यहाँ होता है। ये जो है ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। अब यहाँ पर HCO माइनस HCN, तो ये क्या हो गया?
ये इलेक्ट्रोफाइल का अटैक माइनस ई इफेक्ट है। इलेक्ट्रोफाइल के अटैक की वजह से जो ये नेगेटिव, जो ये पॉजिटिव चार्ज पे अटैक हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव में टूट रहा है, और ये पॉजिटिव चार्ज पे जो अटैक हो रहा है ये माइनस ई इफेक्ट है। और इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में ये प्लस माइनस में टूट रहा है, और माइनस पे जब अटैक हो रहेगा, माइनस पे जब अटैक होगा तो प्लस ई इफेक्ट होगा, और जब प्लस पे अटैक होगा तो माइनस में, या कह सकते हैं प्लस का अटैक होगा तो प्लस ई इफेक्ट, माइनस का अटैक होगा तो माइनस ई इफेक्ट। समझ पाए? तो ये ध्यान रखिएगा इसको, ये एक टेम्परोरी इफेक्ट है। अब बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन की। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ छोटे छोटे से फैक्टर हैं जिनको समझते हुए तब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से फैक्टर हैं जो अभी हमारे जितने फैक्टर हमने पढ़े हैं, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, उनके अलावा कुछ छोटे छोटे फैक्टर होंगे जिनको जानने पर ही आप किसी चीज़ की स्टेबिलिटी या किसी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ या किसी बेस की बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में पूरी तरीके से आप बता पाएंगे। वरना क्या होगा कि बीच में कोई ऐसा टॉपिक आ जाएगा अचानक कि अच्छा हाँ ये तो पढ़ा नहीं है इसलिए इसकी वजह से ये नहीं बता पा रहे, तो उस कंडीशन में पहले उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहले उन छोटे छोटे टॉपिक्स को, दो दो लाइन का टॉपिक है, उनको पढ़ के खाली कर जाते हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। अच्छा, इसको एंथैल्पी भी बोल सकते हो, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। अब ये क्या होता है तो इसमें लिखिएगा कि when one mole alkene completely react with hydrogen to form alkane, when one mole alkene react with hydrogen, या क्या बोला मैं भूल गया, when one mole alkene completely react with hydrogen to form alkane, then the heat released is known as enthalpy of hydrogenation. Then the heat released is known as enthalpy of hydrogenation. ठीक, तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन का एक एग्जाम्पल ले लिया जाए। जब H2 लेते हैं, आप यहाँ पे कोई कैटलिस्ट ले सकते हैं, कैटलिस्ट से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए यहाँ पर Na ले लिया और इसने क्या करा, यहाँ पर H बना दिया, यहाँ पर H बना, भाई ये बॉन्ड टूटा इसका, ये पाई बॉन्ड टूटा और यहाँ पर बन गया। ठीक है, तो ये क्या है, लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। प्लस हीट रिलीज हुई, ये हीट क्या है, ये है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन है। अब ये एल्कीन जितना कम स्टेबल होगा, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक, जितना कम स्टेबल होता जाएगा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। जैसे समझा देते हैं आपको, देखिए क्लियर कर लेते हैं।
ये है एल्कीन और ये है एल्कीन। ये है एनर्जी, ये एनर्जी का एक्सिस है। ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब एल्कीन से एल्कीन बनने पर इतनी एनर्जी का चेंज आता है, इतनी एनर्जी का। ये जो एनर्जी है, ये जो डेल्टा एच है, ये क्या है? ये है डेल्टा एच हाइड्रोजिनेशन, मतलब एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। यही एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन है, यही हीट है जो क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। हम चाहे तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे बना लेते हैं। डेल्टा एच, एच वाई डी ऐसे लिख देते हैं। एच वाई डी मतलब हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ क्लियर कर दिया, कहीं हाइड्रेशन ना समझ ले, इसलिए अब मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया आपको कि एच वाई डी मतलब एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, ये जो है, अब ये एल्कीन जो है, ये जितना ऊपर जाता जाएगा, मान लीजिए एल्कीन यहाँ हो गया, तो एनर्जी का गैप इतना बढ़ जाएगा, मतलब एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो जैसे जैसे एल्कीन की एनर्जी बढ़ेगी, एल्कीन की स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी। भाई स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होता है, तो एल्कीन की स्टेबिलिटी घटेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, और अगर स्टेबिलिटी घटेगी तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन बढ़ेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या है। तो दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। पहला, डेल्टा एच हाइड्रोजिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बिटवीन सी एंड सी। कितने डबल बॉन्ड है इस बात पे डिपेंड करेगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, डेल्टा एच हाइड्रोजिनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। एल्कीन के स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये स्टेबिलिटी आप कब देखेंगे? स्टेबिलिटी आप तब देखेंगे व्हेन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बिटवीन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर सेम। अब बिटवीन कार्बन कार्बन ठीक है, वो तो ये लिख दिया। पहला वाला कॉन्सेप्ट फेल हो जाए, मान लीजिए कि दो कंपाउंड है, दोनों में दो दो डबल बॉन्ड है, दोनों में दो दो पाई बॉन्ड है, उस केस में आप इसको चेक करेंगे, उस केस में आप इसको चेक करेंगे। समझ पा रहे हैं? ध्यान रखिएगा इसको। ठीक, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। नंबर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर पाई बॉन्ड के नंबर सेम है, दो कंपाउंड या दो से ज़्यादा कंपाउंड में पाई बॉन्ड के नंबर सेम है, तब क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देखा जाएगा। चलिए मैं समझाता हूँ आपको।
arrange the following in decreasing order of enthalpy of hydrogenation। ठीक, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक, अब चार पांच कंपाउंड आपको देते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला है जैसे ये कंपाउंड है, तब इस कंपाउंड में, मतलब ये कंपाउंड्स है, इन सभी कंपाउंड में डबल बॉन्ड के नंबर एक ही है। जैसे यहाँ भी एक डबल बॉन्ड है, यहाँ भी एक डबल बॉन्ड, सब जगह एक ही डबल बॉन्ड है। तो पहला कॉन्सेप्ट फेल हो गया, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट से तो सॉल्व नहीं होगा, सब में डबल बॉन्ड के नंबर एक ही है। तो अब बात आती है स्टेबिलिटी की, और स्टेबिलिटी एल्कीन की डिपेंड करती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे। जिसके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा, उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 0। अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 9। अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 6। अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 12। अल्फा हाइड्रोजन 6, अल्फा हाइड्रोजन 6। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा हो मेरा, जिसमें हमने हाइपर कंजुगेशन से चीज़ें सॉल्व करी थी, तो उसमें इन तीनों में 6 अल्फा हाइड्रोजन थे। तो मैंने इन तीनों के बारे में स्पेशली कुछ बताया था कि इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ट्रांस की ज़्यादा होगी, उसके बाद सिस की ज़्यादा होगी। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज़्यादा उसकी है जिसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। एक और कंपाउंड लेते आते हैं ना, तो सबको एक साथ ही घुसा देते हैं, इसको भी लेते आते हैं, क्योंकि यही बच रहा था। अल्फा हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है? 3। तो अब डेल्टा एच हाइड्रोजिनेशन जो होगा, डेल्टा एच हाइड्रोजिनेशन सबसे ज़्यादा होगा 1 का, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। उसके बाद होगा 7 का। 7 के बाद नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन किस में कम है? बस बाकी सब में 6, 6, 6 है। अब इन तीनों में सबसे कम स्टेबल 6 है, तो पहले लाए 6। फिर उससे ज़्यादा स्टेबल है ट्रांस, फिर उससे ज़्यादा स्टेबल है 3, फिर उससे ज़्यादा स्टेबल है 9, ये वाला सेकंड 9 अल्फा हाइड्रोजन, और सबसे ज़्यादा स्टेबल है 4 वाला, 12 अल्फा हाइड्रोजन है उसमें। तो ये ऑर्डर हो गया एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन का। मतलब स्टेबिलिटी के ऑर्डर को रिवर्स करके एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर आएगा। ठीक है, चलिए एक और लिखते हैं क्वेश्चन। चल भाई,
हाँ, अब 7 कंपाउंड देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन चलो नंबर जो लिखा हुआ है तो ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। चलो पहला कंपाउंड यही लिख देते हैं। फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक, ये भी आ गया। अब यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड भी चेंज हो रहे हैं, कुछ में अल्फा हाइड्रोजन चेंज हो रहा है, तो बहुत सी चीज़ें। तो अब पहले तो आपको ये देखना है कि सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। तो देखिए नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सबसे ज़्यादा किस में है? इसमें 1 पाई बॉन्ड है, इसमें 2 पाई बॉन्ड है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, 3। तो मतलब डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन सबसे ज़्यादा 3 पाई बॉन्ड वाले का होगा, मतलब 5 का होगा। अब उसके बाद फिर 2 पाई बॉन्ड वाले, 2 पाई बॉन्ड वाला ये भी है, ये भी है। अब जब पाई बॉन्ड से क्लियर ना हो तो कहाँ जाना चाहिए? स्टेबिलिटी पे। तो देखिए इसमें रेजोनेंस है, इसमें भी क्या है? रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है, लेकिन इसमें रेजोनेंस के साथ साथ रेजोनेंस प्लस 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ केवल रेजोनेंस, मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। और अगर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन इसकी क्या होगी? कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी। तो पहले 2 को लाएंगे और फिर 6 को लाएंगे, क्योंकि दोनों में 2 डबल बॉन्ड तो है ही, तो पहले तो इन दोनों को लाना ही है। इन बाकी सबसे तो पहले इन दोनों को लाना ही है, लेकिन कौन ज़्यादा स्टेबल है उसको पीछे करना है, और जो कम स्टेबल है उसको आगे करना। तो ये कर दिया। अब 3 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड खत्म, अब बचे सिंगल डबल बॉन्ड। अब सिंगल डबल बॉन्ड में मतलब इस एक डबल बॉन्ड में जिसके पास सबसे कम अल्फा हाइड्रोजन है उसको ले आओ, इसको। उसके बाद इन दोनों में कम स्टेबल कौन है? ये है 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो पहले ले आओ 3 को, उसके बाद ले आओ 4 को, ठीक है। तो ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हो गया, ठीक है। एक बात को और आपको बता दें, ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जैसे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी मैं आपको 2 पॉइंट लिखवाता हूँ। एक तो है ये, अभी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं डाल रहे, ठीक है। ये जो है कंपाउंड है, ये कंजुगेटेड है कि नहीं? कंजुगेशन है। अच्छा, ये आइसोलेटेड है, और ये क्यूमुलेटेड है। क्यूमुलेटेड का मतलब कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड। आइसोलेटेड का मतलब है कि इस पाई बॉन्ड का इस पाई बॉन्ड से कोई रिलेशन ही नहीं रहेगा। मतलब कंजुगेशन में तो एक सिंगल बॉन्ड के गैप के बाद आ जाता है,
लेकिन यहाँ 2 सिंगल बॉन्ड के गैप के बाद आया, तो इसका इसके साथ रेजोनेंस भी नहीं है, और दूसरा ये एडजेसेंट भी नहीं है, तो ना क्यूमुलेटेड है ना ही कंजुगेटेड है। ऐसा हो मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड का गैप हो या 3 का हो या 4 का हो, तो वो क्या है कि दोनों पाई बॉन्ड एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन ना रखे, आइसोलेटेड हो जाए, तो वो आइसोलेटेड कहलाता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड से ज़्यादा स्टेबल आइसोलेटेड वाला होता है। तो कंजुगेटेड मोर स्टेबल है क्योंकि वहाँ पर रेजोनेंस है, लेकिन उसके बाद आइसोलेटेड होगा, क्यूमुलेटेड नहीं होगा। तो एक पॉइंट ये आप याद रखेंगे कि आइसोलेटेड ज़्यादा स्टेबल होता है किससे? क्यूमुलेटेड से। जब आपको इनको इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन में डबल, तीनों में 2 पाई बॉन्ड है, तीनों में 2 पाई बॉन्ड है, जब इस तरह के 2 पाई बॉन्ड वाले एक साथ मिले तो आप इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे, ठीक है। और नोट करके दूसरा पॉइंट यहाँ पे नोट शुरुआत में ही डाल दीजिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है, देखिए ये दूसरा पॉइंट है, ये ज़्यादा स्टेबल है इससे, जबकि इसके अंदर देखा जाए तो ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन, ये CH2, ये CH2 कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 4 अल्फा हाइड्रोजन। और इसके अंदर डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये है और ये है, तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये 2 अल्फा हाइड्रोजन, कितने हो गए? 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो अब यही तो काम की चीज़ है कि 4 अल्फा हाइड्रोजन होने के बाद भी ज़्यादा स्टेबल और 5 अल्फा हाइड्रोजन होने के बाद कम स्टेबल। तो क्यों, ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि ये जो है, ये जैसे ये जब रिंग होता है ना, 3 मेंबर का रिंग होता है, तो जो 3 मेंबर का रिंग होता है इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो एक 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। लेकिन जब ये पाई बॉन्ड बनाता है, अब रिंग के अंदर डबल बॉन्ड बनता है, तो ये डबल बॉन्ड होने से बॉन्ड हो जाता है छोटा। जब बॉन्ड छोटा होता है तो ये बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। तो बॉन्ड एंगल कम होने के कारण बॉन्ड के बीच में जो रिपल्सन है वो बढ़ जाता है, बॉन्ड के बीच में जो रिपल्सन है वो बढ़ जाता है। तो इस बॉन्ड के बीच में रिपल्सन को एंगल स्ट्रेन बोलते हैं, हायर एंगल स्ट्रेन का मतलब खिंचाव, यहाँ लेस एंगल स्ट्रेन है, यहाँ पे हायर एंगल स्ट्रेन है, यहाँ पे लेस एंगल स्ट्रेन है, ठीक है। एंगल स्ट्रेन की मीनिंग आपको समझा देते हैं, ये पॉइंट आप समझ लिए हैं ये। तो आइए थोड़ा सा जो है इसको मिटा के समझाएं, जगह चाहिए ना, हमें जगह चाहिए। तो भाई देखिए कि जो एंगल स्ट्रेन है, क्या हो रहा था, हाँ, जैसे sp3 कार्बन जो होता है उसमें 109.28 मिनट एंगल, ये रिक्वायर्ड एंगल होता है, ये रिक्वायर्ड एंगल है, मतलब ये होना चाहिए, नहीं होता है तो भी वो कंपाउंड तो पाया जाता है, लेकिन 109.28 मिनट होना चाहिए। अब जब ट्रायंगल लेते हैं तो इसका एंगल कितना है? 60 डिग्री।
जब स्क्वायर लेते हैं तो इसका एंगल कितना है 90 डिग्री। जब पेंटागन लेते हैं तो इसका एंगल कितना है 108 है। ठीक है। और हेक्सागन में ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होता, वो चेयर और बोर्ड टाइप बना लेता है, तो उसमें आप 120 नहीं बोलेंगे, वो तो 109.28 ही होता है। यही तीन मेन है। तो अब यहाँ पर क्या है, रिक्वायर्ड एंगल 109.28 है, लेकिन ये है कितना भाई, है तो ये भी sp3, ये भी दो सिंगल बॉन्ड है, दो हाइड्रोजन है यहाँ पर, ये है तो ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, मतलब इसके सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, इसके भी sp3 हाइब्रिडाइज है, इसके भी sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन जो एंगल होना चाहिए वो एंगल नहीं। ट्रायंगल में एंगल 60 है। अब 110 मान लेते हैं इसको, तो 110 से 60 आ जाना मतलब लगभग 50 डिग्री एंगल कम हो जाना। 90 आ जाना मतलब 20 डिग्री एंगल कम हो जाना। 108 आ जाना मतलब लगभग 1.5 डिग्री एंगल कम हो जाना। तो 1.5 डिग्री एंगल कम होना, इसका मतलब है कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। फिर ये हुआ क्योंकि इसके अंदर 20 डिग्री एंगल कम है, तो रिपल्सन तो है भाई 20, जैसे कि जितने की ज़रूरत है उतना, उससे कम जगह आपने किसी को दी। जैसे 2 लोगों के बैठने की जगह है, उसमें आप 3 लोग बिठा रहे हो, या आपने 2 लोगों की बैठने की जगह बनाई, पर वो बैठने की जगह जो 2 लोगों की है वो आपने कम बनाई, तो वहाँ पर क्या होगा कि दोनों लोग चिपक के बैठेंगे, दोनों लोगों को दिक्कत होगी बैठने में। जितनी ज़्यादा दिक्कत होगी बैठने में उसी को बोलेंगे एंगल स्ट्रेन। तो यहाँ पर एंगल स्ट्रेन क्या हाई है, वेरी हाई एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन यहाँ हाई एंगल स्ट्रेन है। यहाँ लो एंगल स्ट्रेन है। ठीक है एंगल स्ट्रेन है लेकिन कम है। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें तो जितना ज़्यादा एंगल स्ट्रेन उतना कम स्टेबल, जितना ज़्यादा एंगल स्ट्रेन उतना कम स्टेबल। तो ये बात हुई कि 3 मेंबर की रिंग जो होती है उसमें 60 डिग्री एंगल होता है, लेकिन अभी जो थोड़ी देर पहले हमने नोट में पॉइंट लिखा था उसमें वो 60 डिग्री से भी कम कर दे रहा था। तो जब 60 से भी कम होगा तो और दिक्कत हो जाएगा ना भाई। तो वही बात वहाँ बताई गई थी आपको, ये समझ में आया, ये एंगल स्ट्रेन है। ठीक है, और इसको बेयर्स स्ट्रेन भी बोला जाता है। एंगल स्ट्रेन इज ऑल्सो नोन एज बेयर्स स्ट्रेन। बेयर्स स्ट्रेन भी बोला जाता है इसको, ये बात ध्यान रखिए, कभी बेयर स्ट्रेन नाम आ जाए तो आप डर ना जाए सुन के कि अरे सर ये क्या हो गया, ये तो आपने पढ़ा ही नहीं था हमको, है, तो ऐसा ना हो जाए आपके साथ। तो बेयर स्ट्रेन क्या है, एंगल स्ट्रेन क्या है, ये सब जानते रहिए। बड़ा ही छोटा मोटा पॉइंट है जो आपको काम आता रहेगा। अब जैसे ये तो बात हुई इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन की, एक छोटा सा पॉइंट और है जिसको हम जान लें तो ज़्यादा अच्छा है, जिसको बोलते हैं हम इंथैल्पी ऑफ कंबस्चन। जबकि ये दोनों ही थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक चले जाते हैं, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन, इंथैल्पी ऑफ कंबस्चन, लेकिन हमको यहाँ ज़रूरत है इसलिए हम यहाँ पढ़ रहे हैं। अब इंथैल्पी ऑफ कंबस्चन आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया गया है, लेकिन भाई इंथैल्पी ऑफ कंबस्चन तो थर्मोडायनेमिक्स में मैं ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अब यहाँ ज़रूरत है तो मैं ये तो बोलूँगा नहीं कि आप थर्मोडायनेमिक्स वाला
पेज खोल के देख लीजिएगा या वीडियो खोल के देख लीजिएगा, ये तो मैं बोलूँगा नहीं, तो यहाँ ज़रूरत है, यहाँ बता देते। तो यहाँ पे हीट ऑफ कंबस्शन और एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। यानी कंबस्शन की स्पेलिंग सही है कि नहीं है? COMBUSTION, ठीक है, कंबस्शन। तो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन है। अब जैसे बोला जाए कि भाई क्या है ये एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, तो किसी चीज़ को जलाओगे तो जो भी हीट रिलीज होगी उसको एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन बोला जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। हम बात किसकी कर रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो हम बोलेंगे कि डेल्टा H कॉम्ब मतलब कंबस्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। डेल्टा H कंबस्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। पहला पॉइंट ये है, जैसे कि वहाँ बोला था डेल्टा H हाइड्रोजिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, वैसे यहाँ पर है नंबर ऑफ कार्बन एटम। जब कार्बन एटम के नंबर सेम हो जाएंगे तो फिर अगले कॉन्सेप्ट पे आप जाएंगे। पहले तो नंबर ऑफ कार्बन एटम आप देखेंगे। अब आपको लगेगा कि सर कार्बन एटम पे कैसे डिपेंड कर रहा, तो मैं आपको समझाऊं कि आपकी कॉपी है ना, कॉपी जिस पे आप लिख रहे हैं इस समय, वो कॉपी आपकी जो पेज है वो सेलुलोज का बना है। वो जो पेज है वो किसका बना है? सेलुलोज का। और जो सेलुलोज होता है ना वो ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। और जो ग्लूकोज होता है ना वो C6H12O6 वो कार्बन का कंपाउंड है। तो इसका मतलब आपका जो ये कॉपी का पन्ना है ना, ये कार्बन कंपाउंड का बना हुआ है। अब इस पन्ने को अगर आप जला दें तो हीट रिलीज होगा। भाई जलाएंगे तो कुछ गर्मी और में बढ़ेगा ना, हीट रिलीज होगा। तो आपके एक पन्ने में कार्बन होंगे कुछ, भाई एक पन्ने में कुछ कार्बन होंगे। मान लेते हैं कि एक पन्ने में आपके 100 कार्बन है, वैसे तो वो 10 टू पावर कुछ में होगा तो 100 मान लेते हैं कि एक पन्ने में आपके 100 कार्बन है। तो आपने एक पन्ना जला दिया। अगर आपने 2 पन्ना जला दिया तो इसका मतलब आपने 200 कार्बन जला दिया। तो भाई 2 पन्ने में ज़्यादा हीट रिलीज होगी, 3 पन्ने में और ज़्यादा हीट, पूरी कॉपी जला दो और ज़्यादा हीट होगी। क्या पूरा रैक जला दिया सर, बहुत हीट रिलीज हुआ। सर किताब की दुकान जला दे। तो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन समझ में आया होगा आपको कि जैसे जैसे आप पन्नों के नंबर बढ़ाते जाएंगे, आप कार्बन के नंबर बढ़ा रहे हैं, तो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो कंबस्शन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। अब अगर कार्बन एटम सेम हो गया तब क्या करेंगे? तब आप कहेंगे कि डेल्टा H कंबस्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड की स्टेबिलिटी पे, अब चाहे वो कंपाउंड की स्टेबिलिटी आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि हमको नहीं बता कि आपको कौन सा कंपाउंड दिया गया है। तो स्टेबिलिटी के भी भाई तरीके बहुत है, +R - R +H -H +I -I, बहुत से तरीके हैं आपके पास। इनमें से कौन सा तरीका आप अपना रहे हैं क्या पता है। तो फिलहाल तो यही जानिए, ठीक है। तो अब स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, एक बात और लिखिएगा, ब्रांच्ड एल्केन, जिस एल्केन में ब्रांचिंग होती है, ब्रांच्ड एल्केन आर मोर स्टेबल देन स्ट्रेट चेन एल्केन। ब्रांच्ड एल्केन आर मोर स्टेबल देन स्ट्रेट चेन एल्केन। ये बात लिख लीजिएगा कहीं पर कि मान लीजिए खाली एल्केन के बारे में आपसे बात कर ले, तो आप क्या करेंगे? ब्रांच एल्केन और स्ट्रेट चेन एल्केन एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है।
ठीक है भैया। तो अब चलिए, ये आपने इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन जान लिया, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन जान लिया, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जान लिया, छोटे छोटे से 2-3 पॉइंट आपने जाने। अब मैं आपको बताऊं कुछ बातें। आपके पास टू इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, टू इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाना है तो आप कब बढ़ाना चाहेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? तो टू इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो स्टेबिलिटी, तो इसमें पहला होगा टू इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करना पड़ेगा। टू इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, to increase basic strength of कंपाउंड। किसी कंपाउंड की बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, उस कंपाउंड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। किसी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ानी है तो कार्बोकैटायन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको बढ़ाना पड़ेगा। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बढ़ानी है तो फ्री रेडिकल पर आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाना पड़ेगा। इन सब काम के लिए आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा? प्लस आर, टू इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, टू इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ, अब यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, ब्रैकेट में डाल देते हैं इसको, टू इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ, टू इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वी शुड फॉलो the order of effects as, कैसे फॉलो करेंगे ऑर्डर ऑफ इफेक्ट को? तो आपको फॉलो करना है एज प्लस आर प्लस एच। प्लस एच क्या है? हाइपर कंजुगेशन है ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। प्लस आई, जीरो का मतलब है कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है। माइनस आई, माइनस एच, माइनस आर। माइनस एच का मतलब रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। ये आप ऑर्डर फॉलो करेंगे तब जब आपको कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाना पड़ जाए। ये बहुत काम की बात है, लेकिन शायद जब तक मैं एग्जाम्पल्स ना कराऊँ तब तक समझ में नहीं आएगा। टू इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा कौन? प्लस आर। भाई रेजोनेंस इज डोमिनेटिंग ओवर हाइपर कंजुगेशन, तो कहीं पर भी कोई चीज़ करनी है तो पहले रेजोनेंस लाओ, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा कौन? तो वो माइनस आर। तो हमको तो बढ़ाना है तो हमको आगे बढ़ाने वाले को रखना होगा, घटाने वाले को पीछे ले जाएंगे, और जितना ज़्यादा घटाने वाला होगा उतना ज़्यादा पीछे ले जाएंगे। इसीलिए हम माइनस आर को सबसे पीछे ले गए। समझ पाए? चलो एक और बात लिख लिया जाए पहले कि टू डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब टू डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो टू इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन ने,
to increase stability of carbon ion, to increase acidic strength of compound। भाई जो भी कंपाउंड H+ देता है वो एसिड है, और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आपको जो ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा वो इसका उल्टा हो जाएगा। जो आपने लिखा था ये +R से चालू हो रहा था, -R पे जा रहा था, वो -R से चालू होगा। +R पे जाएगा, ठीक। इतनी बातें ध्यान में रखनी है, रखिए आपने, क्लियर है। आइए एक क्वेश्चन कराते हैं आपको, ये मिटा देते हैं। ये क्या हो क्या नहीं है ये चीज़ आपको समझ में आएगा। देखिए अब आपको अगर मान लीजिए कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी करनी है तो आप +R से स्टार्ट करिए, -R पे जाइए। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी की बात कर रही है तो आप -R से स्टार्ट करिए, +R पे जाइए, ठीक है। नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा, देखिए द ग्रुप अटैच्ड ऑन meta position, the group attached on meta position of benzene ring, the group attached on meta position of benzene ring can only shows meta position of benzene ring can only shows inductive effect, can only shows inductive effect, can only shows inductive effect. The group present on meta position of benzene ring can only shows inductive effect। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा +I और -I, +I और -I इफेक्ट, +I और -I इफेक्ट। नोट का ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, द ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो और पैरा पोजिशन ऑफ बेंजीन रिंग, द ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो और पैरा पोजिशन ऑफ बेंजीन रिंग, द ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो और पैरा पोजिशन ऑफ बेंजीन रिंग can shows all types of effect, can shows all types of effect, that is +R -R +H -H +I -I, कोई इफेक्ट शो कर सकता है। वो जो ऑर्थो पैरा पे है वो सब तरह का इफेक्ट शो कर सकता है, लेकिन जो मेटा पोजीशन पर है वो केवल इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। कभी भी उसको ये नहीं बोलेंगे कि ये +R शो कर रहा है या -R शो कर रहा है या +H शो कर रहा है या -H शो कर रहा है, नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? ये बात मैंने आप लोगों को समझाई थी जब मैं आपको नेगेटिव चार्ज का पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन बता रहा था। बोल रहा था कि किस कार्बन पर कितने कार्बन एटम पर ये नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज जाएगा। तो आपको याद होगा कि मेटा पोजीशन पे कभी भी पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा था। याद ना आए तो उन क्वेश्चनों को ढूंढ लीजिएगा, खोज लीजिएगा एक बार। ये 2 पॉइंट है जिनको आप ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन 1 करा जाए।
अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग order of stability. Arrange the following in decreasing order of stability. चलिए भाई, ये एक कंपाउंड है आपके पास। तो आप देखिए इस पूरे कंपाउंड को ध्यान से देखिएगा और आपके पास कंपाउंड किसकी स्टेबिलिटी बढ़ानी है आपको, किसकी स्टेबिलिटी बढ़ानी है? पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटायन है सबके सब। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? टू इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस आर प्लस एच प्लस आई, 0 माइनस आई माइनस एच माइनस आर। ये ऑर्डर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले लिखवाया। अब आपको ये समझना है कि इस पॉजिटिव चार्ज पे, इस कार्बोकैटायन पे जो ये अलग से फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, ये क्या शो कर रहे हैं? तो देखिए ये इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के रिस्पेक्ट में कहाँ पर लगा है? पैरा पर, ठीक है। अब पैरा पर लगा है और इसके पास क्या है? लोन पेयर है। तो लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप प्लस आर इफेक्ट शो करता है, तो ये शो कर रहा है प्लस आर, ठीक है। अच्छा, ये CH2 वाले के रिस्पेक्ट में कहाँ लगा है? मेटा पर। और मेटा पे कोई भी ग्रुप लगेगा तो वो केवल इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, या तो प्लस आई या तो माइनस आई। तो अब बताइए CH3 प्लस आई शो करता है कि माइनस आई? तो आप अपनी कॉपी में देखेंगे, मैंने आपको एक पन्ना बनाने को बोला था, वो आपने बना ही लिया होगा। तो प्लस आई शो करेगा, ठीक है। अब ये पैरा पे लगा है। पैरा पे लगाने वाले ग्रुप में पहले, पैरा पे या ऑर्थो पे कोई ग्रुप लगा होता है तो पहले ये चेक करते हैं कि प्लस आर माइनस आर में से कुछ शो कर रहा है कि नहीं। तो NO2 माइनस आर शो करता है, तो पहले हम माइनस आर शो करता है तो माइनस आर लिख के खाली हो गए, ठीक है। क्योंकि बाकी कोई इफेक्ट पहले तो रेजोनेंस ही देखेंगे ना। अब यहाँ पर CH2 के रिस्पेक्ट में यहाँ पर कोई और ग्रुप लगा है जैसे कि इनमें लगा है? नहीं। तो जैसा कि इसमें सब में एडिशनल कुछ इफेक्ट लग रहा है, इसमें कुछ एडिशनल इफेक्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि CH2 सब में है, बेंजीन रिंग सब में है, उसके अलावा इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो जब कुछ एक्स्ट्रा नहीं है तो इसको जीरो बोल दे रहे हैं, इसको हम जीरो। ऐसा नहीं कि इसमें कोई इफेक्ट नहीं लग रहा होगा, लेकिन इनके रिस्पेक्ट में इसमें कोई इफेक्ट नहीं लग रहा, तो जीरो बोल दे रहे हैं। अब ये CH2 प्लस के कौन सी पोजीशन पे है? मेटा पर है। और मेटा पे कोई ग्रुप लगता है तो वो क्या शो करता है? या तो प्लस आई या तो माइनस आई। तो NO2 क्या शो करेगा? माइनस आई। तो अब आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, सबसे पहले सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ानी है। बढ़ाने के लिए हमारे पास सबसे पहले कौन है? प्लस आर है। ये प्लस आर के बाद कौन है? प्लस एच है। क्या कोई प्लस एच है इसमें? नहीं। फिर कौन है? प्लस आई है। क्या कोई प्लस आई है? ये रहा। प्लस आई के बाद क्या है? जीरो है। क्या कोई जीरो है यहाँ पर? हाँ, ये जीरो के बाद क्या है? माइनस आई है। माइनस आई है क्या? है। माइनस आई के बाद माइनस एच। क्या कोई माइनस एच इफेक्ट है? नहीं है। माइनस एच के बाद क्या है? माइनस आर है। क्या कोई माइनस आर इफेक्ट है? ये रहा।
तो ये आ गया हमारा ऑर्डर, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर। समझ में आया? आपको ये इफेक्ट लगाना आना चाहिए कि कौन सा इफेक्ट किस पे लग रहा है। और उसके बाद फिर सिंपल सा काम भाई, 5 ही तरह का क्वेश्चन आता है आपके सामने। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनान, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, एसिडिक स्टेन, बेसिक स्टेन, ये 5 तरह का क्वेश्चन है। इसमें 2 ही ऑर्डर है भाई, 3 के लिए एक तरह का ऑर्डर है, 2 के लिए एक तरह का ऑर्डर है। बस ये 2 ऑर्डर आपको याद रखना है। फिर ये इफेक्ट लगाना आना चाहिए आपका। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, इसमें 50 कंपाउंड में दे दूँ तो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं तो कुछ क्वेश्चंस ही करते हैं। लेकिन आज की क्लास में आप ये अपने आप से कमिटमेंट करेंगे कि हमको अभी तक सर ने जितना पढ़ाया है उतना तैयार कर लेना है, वरना आगे समस्याएं बढ़ती जाएंगी। ठीक है, नमस्कार।